अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाज़रीन, दिन भर का स्टार्ट करते हैं सियासी खबर के साथ कि नून लीग ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी दे दी है और नवाज शरीफ की मंजूरी पर चेयरमैन सेंट्रल इलेक्शन सेल इसहाक डार ने मुरासला जारी कर दिया है। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज समेत मुल्क भर से अराकीन शामिल किए गए हैं। नून लीग की रावलपिंडी डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पार्टी टिकटों के लिए इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में परवेज रशीद, मलिक अबरार, साहिरा औरंगजेब और अता तारड़ शामिल हैं, जिन्होंने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का काम शुरू कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी टिकटों की तकसीम के लिए 29 नवंबर तक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लेगी, जबकि अटक के 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि कमेटी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर परवेज रशीद आज उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। जिला रावलपिंडी की 5 तहसीलों से पार्टी टिकट की दरखास्त देने वालों के इंटरव्यूज आज होंगे, जिसके बाद डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी के हल्का NA-53 और PP-10 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की अलामत हैं। उन्होंने बताया पार्लिमानी बोर्ड को हल्के के मसाइल के बारे में आगाह कर रहे हैं, जबकि चौधरी नईम एजाज का कहना है कि मेरा सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम की अव्वलीन तरजीह है। जबकि नून लीग की उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने मजीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सिर्फ मंशूर ये है इलेक्शन में आने का, कंटेस्ट करने का, कि अपने हल्के के इलाके के जो फ्लाई काम है और इनको कामयाब मुकम्मल करवाऊँ। और अल्लाह पाक ने हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिता दी, हम खुद भी करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की क़यादत से भी बोलेंगे, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो मिलजुल के हल्के के जो फ्लाई काम है इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करवाएंगे। मियाँ साहब देखें जी, इस मुल्क के अंदर जब भी कोई फ्लाई या तरक्याती काम हुए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं, उसके अलावा नहीं हुए और ना कभी होने हैं। और मियाँ साहब जब से आप देख लें मुल्क के इकॉनमी चीज़ें बहुत बेहतर होती जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे और मजीद बेहतर होंगे। अगले वज़ीर आज़म इंशाल्लाह आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही। आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, जो आपका कैटेगरी B है वो लोगों को रोज़गार मिलेंगे, खुशहाली होगी। लोग बेरोज़गार हैं, उनके बिजली के बिलों से लोग तंग हैं और इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप देखेंगे बेहतर की बेहतर होंगी। तो नून लीग भी काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ कामरान खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कामरान खान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरिक है। वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने मुनक्किद किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन वर्कर्स कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर शिरकत की, खिताब किए। लेकिन अब नून लीग भी काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है, इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कब तक ये जारी रहेगा और नून लीग कब बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कैंपेन करती हुई नजर आएगी सड़कों पर? जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी अमल के हवाले से सबसे आगे है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया 35 रुकनी, जिसने कि टिकटों की तकसीम के हवाले से अपनी सिफारशात मुरतब करनी है और फिर वो टिकटों का जो फाइनल अमल है वो जो पार्टी के सरबराह हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। तो ये वाला अमल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। आज रावलपिंडी डिवीज़न में हमने देखा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, कि रावलपिंडी ज़िला की जो 7 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और 14 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, उनके लिए जितने उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरखास्तें दी थी उन तमाम के आज बाकायदा इंटरव्यूज़ हुए हैं। परवेज़ रशीद की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी थी, सब कमेटी जिसे हम कहेंगे, जिसने कि कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसने कि डिवीजनल कमेटी को रिपोर्ट देनी है। तो उसने आज बाकायदा तौर पर इंटरव्यू किए और उसमें तमाम जो वो थे यानी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उन तमाम ने आकर इंटरव्यूज़ दिए। अगर मैं उनमें चीदा नाम ले लूँ तो उसमें राजा जावेद इखलास हैं, चौधरी नईम एजाज हैं, हनीफ अब्बासी, चौधरी रियाज, मलिक इब्रार, मलिक शकील आवान, बैरिस्टर दानियाल, ये वो लोग थे जिनके कि आज बाकायदा इंटरव्यू हुए हैं और इन्होंने कौमी असम्बली के लिए टिकट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसमें मैं अगर जो हमने सर्वे किया है अभी
तक, और जो अभी तक हमारी इंतखाबी यानी कि सरगर्मियां हैं, जो कवरेज एक्टिविटीज़ हैं, उसमें देखा जाए तो NA-53 से चौधरी नईम एजाज जो हैं वो इस वक्त बहुत सरगर्म नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम, और ये वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कि अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो आज से कई हफ्ते नहीं बल्कि कई माह पहले शुरू कर दी थी, और प्रैक्टिकली वो अपने हल्के में बहुत एक्टिव हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, वहाँ पर फलाई मंसूबे जो हैं उनका बाकायदा न सिर्फ आगाज़ हो रहा है बल्कि उनको जो है वो काबिल अमल बनाया जा रहा है। फिर एक चक्री में एक बहुत बड़ा जलसा जो था वो नवाज शरीफ की आमद से कबल उनकी तैयारियों, उनके इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में हुआ था, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो इतना ज़्यादा था कि जब इसकी तस्वीर गई हैं जलसे की तो बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने इसको एक्नॉलेज किया और इसको अप्रिशिएट किया। इस पूरे जलसे के रूह रवां जो थे वो चौधरी नईम एजाज थे। और उसके बाद फिर इस्तकबाल नवाज शरीफ के लिए भी ये हुआ कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला पंजाब से गया था वो चौधरी नईम एजाज की क़यादत में ही लाहौर गया था, लाहौर एयरपोर्ट, वहां पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं इंतखाबी अमल और अपने हल्के में सरगर्मियों के हवाले से वो चौधरी नईम एजाज हैं। इसके अलावा बाकी जितने टिकट होल्डर्स हैं वो भी दूसरे हल्कों में अपने अपने जो है वो अपनी अपनी इंतखाबी जो मोमेंटम है उसको बिल्डअप कर रहे हैं। इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों के जो 14 हल्के हैं उनके लिए भी आज उम्मीदवार थे, काफी बड़ी तादाद में ये थे जो कि आज इसके 5 रुकनी बोर्ड के सामने पेश हुए हैं। अब ये अपनी हतमी सिफारिशात जो है ये वाला बोर्ड ये मरकजी बोर्ड को भेजेगा और फिर बाकायदा तौर पर जिसको भी अप्रूव किया जाएगा पार्टी क़यादत की जानिब से उसको पार्टी टिकट जो है वो अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग काफी मुतहरिक है। सुहेल अब्बास बलोच, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा कि लाहौर में टिकटों की तकसीम का जो अमल है कौन सा अहम रहनुमा देख रहा है, क्योंकि मरियम नवाज ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया था कि जो उम्मीदवार अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उससे टिकट मिलेगा, तो क्राइटेरिया क्या है नून लीग का? जी बिल्कुल जन्नत, क्योंकि सबसे पहले तो इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत मुतहरिक है और मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पार्लिमानी बोर्ड का जो है वो आज ऐलान किया है जी। और इसमें 35 रुकनी जो मेंबर्स हैं वो मुल्क भर से मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के उनको शामिल किया गया है और ये बोर्ड जो है सिफारिशात जो है वो मुरतब करेगा और इन्हीं की तजवीज़ पर जो है फिर बाद में जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं वो फैसला करेंगे कि टिकटों की तकसीम का क्या तरीक़ाकार रखना है और किन को जो है वो टिकटें तकसीम की जानी है। इस बोर्ड का इजलास भी जल्द बुलाया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड जो है मुस्लिम लीग नून का ये फिर जो सिफारिशात जो मुख्तलिफ डिवीज़नल सतह पर जो बोर्ड बनाए गए हैं उनकी सिफारिशात मुरतब करेंगे और उसके बाद फिर अपने इजलास के अंदर एक तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि मुस्लिम लीग नून के जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा रखे हैं और किस तरह से, जैसे कि शुरू में आपने एक जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नईम एजाज का सोर्स सुनाया और उन्होंने एक वालियाना अंदाज में कहा कि मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट जो हैं अगर वो निकाल दिए जाए तो मुल्क में जो है वो तरक्की के इतने नहीं है प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं इंतखाबात में और इसी को लेकर मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में उतरेगी, क्योंकि पहले मंशूर कमेटी बनाई गई, उसमें सिफारिशात जो हैं वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, अब पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया है और इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल करीब है। तो अब ये तकरीबन जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इस पर हतमी जो है वो फैसला करेगी और उसके बाद फिर इंतखाबात की उम्मीदवारों के लिए भी एक ये अहम जो है कि दिन है और क्योंकि जितने भी मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं रहनुमा, मैं हमने देखा है कि जो पार्टी सेक्रेटेरिएट है जन्नत, इसमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग खुद चल कर जो मरकजी पार्टी ऑफिस है यहाँ पर आकर एप्लीकेशन दी और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, तमाम ने जो पार्टी टिकट के लिए जो है वो फैसला का जो दरख्वास्तें दी, लेकिन क्योंकि पार्टी के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि सारों को टिकटें दी जाए। लेकिन मालूम हो सका कि जब हतमी लिस्टें सामने आ जाएंगी, उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो फाइनल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जलसे मुनक्किद किए जाएंगे, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैंपेन चलाएंगे, वो जलसों में जाएंगे, वहां पर जाके खिताब करेंगे? इस हवाले से कुछ मालूम हो सका कि कैंपेन कौन चलाएगा? जी इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्लान तैयार कर लिया गया है
जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं, ये मुल्क भर में जलसे भी करेंगे, बल्कि इजला की सतह पर भी इनके जलसों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। और उसके जो मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, ये तरतीब जो इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के मुताबिक जो दिया जा रहा है प्लान, उसमें मरीम नवाज और पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, ये जलसे एक साथ करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं वो अलग से जलसे करेंगे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो इलेक्शन की कैंपेन की जाएगी और मैदान में उतरा जाएगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़ास तौर पर उनकी जानिब से 21 अक्टूबर से ही जो है वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया था, और उनका ये कहना है कि 21 अक्टूबर के हमने इलेक्शन का बिल्कुल वापसी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफ़ी मुतहरिक है, उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा भी किया। कामरान, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि अगर हम नून लीग की बात करें तो आपने फरमाया कि वो काफ़ी मुतहरिक है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया, बाप पार्टी के रहनुमाओं से वहाँ पर मुलाकातें की, MQM के साथ नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया। तो क्या आगे आने वाले दिनों में नून लीग किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि अभी सिंध का दौरा भी मियां साहब ने करना है, KP का दौरा भी करना है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल जन्नत, आपने खुद ही बता दिया कि जो अब तक की जो डेवलपमेंट है, यानी कि MQM के साथ एक सीट एडजस्टमेंट वाला मामला या उनके साथ जो मुलाकात हुई उनको साथ मिलाने वाला, ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा था। इसी तरीके से बहुत बड़ा उनको एक इलेक्शन कैंपेन में उनको बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है उनकी, कि उन्होंने बलूचिस्तान की जो पार्टियाँ थीं और जो वहाँ के मुक़्तदर लीडर्स थे उनको अपने साथ मिलाया, और उनका वो देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान से उनको मिली है। तो और आगे का जो रोड मैप है वो भी यही है, मियां साहब ने KP में भी जाना है, और इसके अलावा जो सिंध है वहाँ का भी उन्होंने बिल्कुल दौरा करना है। और क्योंकि जो इस वक्त मामला चल रहा है वो यही है कि एक इन्होंने तमाम जो सूबे हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उन तमाम से अपनी जो सपोर्ट है वो मस्टर करनी है और एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना है। तो रोड मैप तो बिल्कुल यही है, और अब तक देखा जाए तो अब तक की जो रफ्तार है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से वो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सिंध की एक जमात को अपने साथ मिलाया, और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो कायदीन थे उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। KP और सिंध का दौरा जो है वो भी होना है। इसके अलावा जो है देखिए अभी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये मैंने जैसे बताया ना कि जी अभी ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया, इंटरव्यूज शुरू हो गए, इसको 2 दिन के अंदर जो है वो निपटाना है, यानी 2 दिन के अंदर इंटरव्यूज जो है वो खत्म होंगे। उसके बाद जो है जिसको टिकट देना होगा उसको वो टिकट जो है वो पार्टी सरबराह अपने दस्तखत के साथ उसको टिकट अवार्ड कर देगा। उसी टिकट की बुनियाद पर फिर आपको इलेक्शन कमीशन में जब सिंबल अलॉटमेंट होगी तो आपको इंतखाबी निशान जो है वो मिलेगा शेर का। तो इसमें अब ये देखिए इस हवाले से मैं बताता चलूं कि अभी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो भी आने वाला है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 15 दिन के बाद आप समझ लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर देना है। इसलिए कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जो पोलिंग की तारीख होती है जो कि 8 फरवरी है, वो उससे तकरीबन 51 या 53 दिन पहले जो है वो कानून के मुताबिक ये जारी करना होता है। तो उस हवाले से दिसंबर का दूसरा हफ्ता है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, और जब बाकायदा शेड्यूल आ जाएगा तो फिर आपको पता है कि उसमें कागजात नामजदगी दाखिल कराने और फिर उनकी जांच पड़ताल, उनके ऊपर एतराज़ात, उनके ऊपर अपीलें, फिर हतमी फहरिस्तें, और उसके ऊपर फिर यानी ये एक तमाम मदारिज जो होंगी इलेक्शन शेड्यूल की, वो वाली एक्टिविटी जो है वो तमाम का तमाम फोकस जो है वो उस तरफ हो जाएगा। और ये जो मुलाकातें हैं और साथ मिलाने वाली और सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टोरल अलाउंस और अलायंस बनाने और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने वाला सिलसिला है, ये भी इसके साथ साथ जारी रहेगा, और उसके साथ ये बाकायदा इसका मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा। अभी मैंने जैसे कि बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो ही आएगा तो फिर ये वाली एक्टिविटी जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो इसलिए जो इस वक्त नून लीग ने अपनी पेस रखी हुई है ये बज़ाहिर बिल्कुल मुनासिब है और सेटिस्फैक्ट्री है इस हवाले से कि तमाम जो नून लीग के चीदा कायदीन हैं वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस वक्त जो पार्टी में ये इलेक्शन के हवाले से जितना भी अमल जो है वो इस वक्त चल रहा है ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है और इसी पेस से ही चलना चाहिए। जी ठीक है, 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम सियासी जमातें काफ़ी मुतहरिक है। हमारे साथ कामरान खान मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क जराइम पेशा और ताकतवर लोगों के लिए महफूज अमाजगाह बन चुका है। यहाँ इंसाफ के हुसूल के लिए आम लोगों को ऐसी मुश्किलात और तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि मुतासरा लोग पहले तो थानों का रुख ही नहीं करते, अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो ताकतवर लोगों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं।
चाहे कत्ल जैसी ही वारदात क्यों ना हो, मुतासरा मुद्दई को आखिरकार सुलह पर मजबूर कर ही दिया जाता है। ऐसी ही पेशरफ्त मेडिकल की तालिबा के कत्ल में सामने आई है। मेडिकल की तालिबा कत्ल केस में मुद्दई मुकदमे ने दबाव में आकर मुल्जिमान से सुलह कर ली है और अभी ये खबरें सामने आ रही हैं कि सुलह हो चुकी है। और ये भी खबरें आ रही थी कि जो लड़की के लवाहिकीन हैं वो काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। और ये भी खबरें अब आ चुकी हैं कि अब सुलह कर ली गई है, लेकिन अभी तक जो मुल्जिमान हैं, वो जो 3 मरकजी मुल्जिमान हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग मौजूद हैं और मोहम्मद वकास ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग से। रमज़ान, बताइएगा कि अब तक इस तमाम तर वाक़े के हवाले से कि सुलह हो चुकी है बाकायदा तौर पर? तो ये क्या था, जहाँ पर ये मेडिकल की जो तालिबा थी उसको मर्डर कर दिया गया था और जो मुल्ज़मान थे क्योंकि इलाके के असर थे, इस वजह से जो लड़की वाले थे वो कमज़ोर थे और उनके दबाव में आके उन्होंने सुलह कर ली, जिसके बाद की रियासत जो है वो मदई बन गई, जिसमें 311 की जो दफात है वो आज़ाद की गई। उसका मतलब यही है कि अगर घर वाले सुलह कर लेते हैं तो उसका जो मुकदमा है वो रियासत लड़ेगी। तो अगर बाअसल लोग मजलूमों पर इसी तरह जुल्म करेंगे और जो बाअसल लोग हैं उसके बाद वो बच भी जाएंगे, तो कोई भी मजलूम जो होगा वो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। रमजान में सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि खबरें तो आ रही हैं कि सुलह कर ली गई है, लेकिन क्या मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था? सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया था और बाकी गिरफ्तार नहीं हो सके। जिसका नाम था आबिद और उनका एक कजन था रजा जिसका नाम था, जबकि 3 जो मुल्जिमान थे मरकजी उनको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो इमरान किश्वर और जो एसपी इन्वेस्टिगेशन मुस्तनसर अता, उनका ये कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बना दी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में उनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज हैं थानों में। तकरीबन कोई 20 से ज्यादा मुल्ज़मान के खिलाफ। ठीक है रमजान में कता कलामी मौफ फरमाइएगा। हमारे साथ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर साहब ने जो है वो गुफ्तगू की थी मीडिया से, इमरान किश्वर साहब गुफ्तगू की, आइए वो सुनते हैं। ये वाक़या पेश आया था 4 नवंबर को और इसमें एक रोड रेज गॉन रॉन्ग का केस है, जिसमें कल्टस पे ये विक्टिम फैमिली सवार थी और पीछे एक गाड़ी यारिस में जो अब्दुर्रहमान नामी लड़का चला रहा था, 17 साल की इसकी उम्र है। इसमें रास्ता ना देने पे इनका आपस में तनाज़ा हुआ और वहीं पे इसने अपने मामू को बुलाया। मामू के साथ जो आबिद है उसके साथ एक और मुल्ज़म अली रज़ा भी मौके पे आ गया और आते ही इन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली फायर जो है वो कल्टस में क्रॉस करता हुआ गाड़ी से इस बच्ची को लगा, तहजीन को, 23 इयर्स ओल्ड, हु वाज हॉस्पिटलाइज्ड लेटर और 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद इसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। 324 में ये इनिशियली ये एफआईआर रजिस्टर हुई थाना चोंग में और उसके बाद 302 में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग है, इसमें ये हमने मौके से खौल भी बरामद किए हैं, पीएफएसए की तमाम एविडेंसेस हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 311 पीपीसी हमने ऐड किया है और ताकि ये जो कंपाउंडेबिलिटी का है एलिमेंट और ये जो पब्लिक के लिए एक टेरर, ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कर चुके हैं और प्रोसिक्यूशन का अच्छा एविडेंस पैक्ड केस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला टू इंश्योर कन्विक्शन। तो गुफ्तगू आपने सुनी। अब मेडिकल की तालिबा का जो मुकदमा है वो रियासत लड़ेगी, इसी पर ही बात करते हैं। मोहम्मद वकास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वकास, बताइएगा कि इस केस में अब तक अदालती कार्रवाई क्या हुई है? जी देखिए, एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के, जहां पर आज इन 3 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों पर समाअत थी। तीनों मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू पेश हुए। इनमें मरकजी मुल्ज़िम अब्दुर्रहमान था, उसके साथ मुल्ज़िम साजिद अली और अमजद शेर थे। जब केस की समाअत आज शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि तीनों मुल्ज़िमान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं है। जिस पर एडिशनल सेशन जज ने इन तीनों मुल्ज़िमान को हुक्म जारी किया कि आज ही इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश हों और अदालत ने ताहम इन तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार
गिरफ्तार ना करने के हुक्म में 4 दिसंबर तक तोसी कर दी है। ये थाना चूंग पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था। गुज़िश्ता रोज इस वाक़े में मुलविस 3 मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था, जबकि जो 3 मुल्ज़िमान थे जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे उनकी अबूरी जमानतें आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। लेकिन अभी क्योंकि मुल्ज़िमान सामने तफ्तीश नहीं हुए और ना ही इस वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल हुई है, लिहाजा अदालत ने मरकजी मुल्ज़िम अब्दुल रहमान समेत तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार ना करने के हुक्म में जो है वो 4 दिसंबर तक तोसी की है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को ये हिदायत जारी की है कि मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट लेकर जो है वो अदालत के रूबरू पेश हो ताकि इन मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला किया जा सके। अच्छा मोहम्मद वकास, बताइएगा कि अगर हम अब तालिबा की फैमिली की बात करें तो उन्होंने तो केस वापस ले लिया है, सुलह भी कर ली है, अब रियासत मुकदमा लड़ेगी, अब किस तरह से केस को परस्यू किया जाएगा, कोई तब्दीली आएगी? जी देखिए, रियासत की जानिब से आज जो सरकारी वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने भरपूर तौर पर अपना केस अदालत के सामने रखा और अदालत से ये कहा भी कि अब रियासत इस केस में मुद्दई है और रियासत ही जो है वो इस केस की पैरवी करेगी और अदालत से ये इस्तदा की गई कि अदालत इन मुल्ज़िमान की जमानत को खारिज करे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है और अभी तफ्तीश का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अदालत ने आज इन जमानतों पर फैसला नहीं किया। अब 4 दिसंबर को जो है वो जब इस केस का रिकॉर्ड सामने आएगा और मुल्ज़िमान से होने वाली जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो सामने आएगी तो उस रिपोर्ट की रोशनी में जो सरकारी वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे। उन दलाइल के बाद जो है वो फैसला होगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि रियासत की जानिब से जो है वो भरपूर तरीके से इस केस की पैरवी करने का फैसला किया गया और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को भी रियासत ने इस केस की पैरवी करने का फैसला कर लिया है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में इन 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाता है और आया कि अदालत के रूबरू पेश किया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे नुमा रमजान बेग और मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको दिन भर में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर और मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने वाले खिलाड़ी सुहेब मकसूद सिंध पुलिस पर बरस पड़े हैं। उनका कहना है कराची से मुल्तान बरास्ता सड़क सफर के दौरान सिंध पुलिस को बताने के बावजूद हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, सिंध पुलिस ने उनसे 8,000 रुपए ऐंठ लिए। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। उन्होंने सिंध पुलिस से अपने तारुफ को तल्ख तजर्बा करार दे दिया। सुहेब मकसूद ने कहा कि सिंध पुलिस इतनी बदउन्वान है कि वो आपको हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसे मांगती है या बिला वजह थाने ले जाने की धमकी देती है। सुहेब मकसूद की सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद लोगों ने सिंध पुलिस पर तनकीद की एक बौछार कर दी है। यहाँ बात नहीं रुकी, लोगों ने पंजाब पुलिस का भी पोल खोलना शुरू कर दिया है। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद से रिश्वत तलबी का ये मामला है, जबकि DIG शहीद बेनज़ीराबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई। सकरन थाने के 4 पुलिस एहलकार रिश्वत सतानी में मुलव्वस पाए गए हैं। मुल्जिमान को FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि SHO और मुंशी को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सुहेब मकसूद, जिनके साथ ये वाकया पेश आया है और उन्होंने कंपैरिजन किया और कहा कि शुक्र है कि हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं रहते। और पंजाब पुलिस के हवाले से उनके बहुत अच्छे रिमार्क्स थे, जबकि सिंध पुलिस को उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और सिंध पुलिस को बदउन्वान पुलिस जो है वो करार दिया है। अभी तक सिंध पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया अपने दिफा के लिए, लेकिन शुएब मकसूद का कहना है कि हमने बार बार पुलिस को बताया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और उनसे पैसे बटोर लिए। और शुएब मकसूद का कहना है कि 8,000 रुपए उनसे लिए गए हैं। और अब देखना यह है कि सिंध पुलिस इस तमाम तर मामले पर क्या कहती है। लेकिन जब सुहेब मकसूद ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर की तो उसके बाद जो सार्फिन थे उनकी जानिब से कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि जो सिंध के रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंध पुलिस ही बदउन्वान नहीं है, जबकि उन्होंने पंजाब पुलिस को भी आड़े हाथों लिया और पंजाब पुलिस का भी पोल खोलना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से सार्फिन की आपस में जो है तल्ख कलामी भी सोशल मीडिया पर हुई। लेकिन सवाल ये है कि सुहेब मकसूद जो कि एक रिनाउंड खिलाड़ी हैं, उनके साथ इस तरह का वाक़या क्यों कर पेश आया और अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आ पाया कि मालूम हो सके कि वो कौन से एहलकार थे जिन्होंने सुहेब मकसूद के साथ बदतमीज़ी की, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठे और सुहेब मकसूद ने मजबूर होकर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाई ताकि दुनिया को बता सके कि किस तरह से सिंध पुलिस जो है वो बदउन्वानी में मुलव्विस है।
लेकिन जब उन्होंने पोस्ट लगाई तो पंजाब पुलिस के हवाले से भी लोगों ने काफ़ी तनकीद की और कहा कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि सिंध बहुत अच्छा रहने के लिए नहीं है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि शुक्र है कि हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब पुलिस के भी ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आए हैं कि वो भी रिश्वत सतानी में मुलव्विस पाए जाते हैं। तो सुहेब मकसूद को एक तरफ तो डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि वो पंजाब और सिंध को कंपेयर क्यों कर सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें सिंध पुलिस से किसी किस्म की प्रॉब्लम थी तो वो सिंध पुलिस के हवाले से ही बात करते हैं। पंजाब पुलिस को बीच में लाने की या पंजाब को बीच में लाने की ज़रूरत क्या थी। अब इस तमाम तर मामले पर सुहेब मकसूद ही हमें बता सकते हैं। हमारे साथ वो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेब, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बताइएगा कि ये क्या मामला है, किस तरह से पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये हुआ ऐसे कि कल हम नेशनल T20 का मैच खेल के तो हम निकले हैं कराची से, तो हैदराबाद से आगे एक इलाका है सकरंड, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, सकरंड। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे नॉर्मल 50-60 की स्पीड में। वो रोड ही ऐसा है, तो एकदम पुलिस वाले दो ना रोड के ऊपर खड़े हुए गाड़ी के आगे हाथ करके खड़े हो गए। तो हमने ऑब्वियसली जैसे पुलिस रोकती है रोक ली, तो हमें बोलते हैं कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ। मैंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, लाइसेंस चेक करवाया, सब कुछ कराया। कहता आप गाड़ी हाई बीम पे क्यों चला रहे हो? तो मैम मैंने उसको कहा कि गाड़ी रोड बहुत अंधेरे वाला है इसलिए चला रहा हूँ। कहता आपको पता है जी 1.5 लाख रुपए जुर्माना है इसका। इसका तो ट्रैफिक पुलिस करती है, तो इसका 1.5 लाख कब चलेगा। शॉर्ट में ये है कि दे वांटेड टू टेक मनी एंड में उसने कहा कि जी हमें 15,000 रुपये दो और आप चले जाओ, वरना हम आपको थाने लेके जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस होगा। हमने कहा सर ये थाने वाली तो बात ही नहीं है इसमें कुछ। फिर देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, ही लुक्ड ड्रंक। फिर उसके बाद उसने गालियां देनी शुरू की। फिर उसने एक जगह इसकी गाड़ी बंद करो, इन्हें डाले पे डालो, इन्हें थाने ले जाओ। फिर मेरे साथ आमिर यामीन था, उसने बोला कि यार जो कंफर्म कि वो पुलिस एहलकार ही थे। जी मैम, ही इज अरेस्टेड एज वेल। ओके। वो मुझे जो SSP हैं वहाँ के इलाके के, उनकी कॉल आई। फिर उन्होंने मेरे से सारी डिटेल्स ली। फिर उन्होंने मुझे 7 से 8 वहाँ के जो पुलिस के डाले तानियात होते हैं वहाँ पे उनकी तस्वीरें भेजी लोगों की कि इन लोगों को इसमें शनाख्त करो। तो उनमें से एक बंदे को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही बंदा था। तो उसके बाद उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है और उसको उसके खिलाफ FIR भी हो गई है और वो इस वक्त जेल में, और वहाँ के SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। मैं बड़ा क्रेडिट जाता है इस मामले में सिंध पुलिस को और ये जो भी DSP SSP साहब ने जो कार्रवाई इतनी जल्दी की है। तो अच्छा सुहेब, बताइएगा कि गाड़ी में आपके अलावा भी कोई और खिलाड़ी मौजूद था? जी मैं था और साथ हमारे मुल्तान के आमिर यामीन क्रिकेटर पाकिस्तानी वो थे। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं पहले नहीं दे रहा था बिकॉज मुझे नहीं सही लग रहा था कि मैं क्यों इनको रिश्वत दूं, लेकिन रात 12 बजे का टाइम था तो उन्होंने हमें ऐसे टेरिफाइड कर दिया कि बस हमें था कि हमारे पास जो भी है ये ले लें, बस हमें जाने दें। तो जो कार्रवाई की गई है उन एहलकारों के खिलाफ, जैसा कि आपने कहा, तो आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है और बड़ी तेज कार्रवाई की गई है। बल्कि उन्होंने मुझे कॉल भी की कि आप हमें अकाउंट नंबर दें, हम आपको पैसे आपके वापस देना चाहते हैं। मैंने उनको ये बोला था कि पैसे आप किसी भी जगह चैरिटी कर दें, मेरा पैसों लेना मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि ये लोग पकड़े जाएं, ताकि हो सकता है कि अगर 10% भी इसमें बेहतरी इस काम में आ सकती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और ये वो लोग पकड़े गए हैं, होपफुली इससे थोड़ी बेहतरी आए उस इलाके में। अच्छा सुहेब, जो आपने पोस्ट की उसमें आपने जिक्र किया कि शुक्र है हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं रहते, जिसके बाद आपको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और बहुत से ऐसे सारफीन जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं उनका कहना है कि पंजाब पुलिस भी रिश्वत सतानी में मुलविस रहती है। तो सुहेब को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं पंजाब में रहता हूँ, अच्छी बात है, सिंध में नहीं रहता। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम एक्चुअली चीज़ ये है, मैंने कंपैरिजन किया था दोनों पुलिस का। मुल्तान पंजाब में मैं पिछले 35 साल से रह रहा हूँ और पिछले कुछ 15 साल से ड्राइव भी करता हूँ। तो मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई, जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर नहीं भी था तो मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया। तो वहाँ के बारे में मैंने सुना हुआ था कि ऐसे होता है एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ पे बाय रोड ट्रैवल कर रहा था। तो जब ये वाकया हुआ है उसके अगले 40 किलोमीटर के बाद फिर ये वाकया रिपीट होने लगा था। अगर मैं रुक जाता तो पुलिस वाले फिर आगे आ गए थे। तो आई थिंक मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिंध पुलिस अल्लाह ना करे खराब है, लेकिन जो हर अच्छे बुरे लोग हर इंस्टीट्यूशन पे होते हैं, बस इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो मैंने कहा कि शुक्र है मैं पंजाब में रहता हूँ, दैट वाज टोटली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पुलिस फ्रॉम द बोथ साइड्स। कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस फॉर इयर्स एंड इयर्स इतना अच्छा है कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इवन बिफोर बिकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर। जब मैंने उस पुलिस वाले को बोला कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं तो उसने कहा एना नु पाउ डालेज,
ठीक है। अपनी ज़बान में जो उनकी ज़बान थी, इनको डालो डाले में और इनको थाने लेके जाओ, ज़रा इनकी चित्तौड़ करते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आई कि अगर हम पंजाब में किसी को पुलिस का बोलते ये रवैया काबिल तशवीश है। सुहेब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब, सुहेब मकसूद के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन उनका कहना है कि सिंध पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन एहलकारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई भी हो रही है। बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है उनके खिलाफ? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह से इस वाक़ये को ट्विटर के ज़रिए रिपोर्ट किया गया आमिर यामीन और शुएब मकसूद की जानिब से, जो कि हमारे कौमी क्रिकेटर्स हैं, तो उसके फ़ौरी बाद हमने देखा कि सिंध पुलिस हरकत में आई और आईजी सिंध की जानिब से इस वाक़ये के फ़ौरी बाद इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी गई। उसने फ़ौरी तौर पे तहकीकात का आगाज़ किया और DIG शहीद बेनज़ीराबाद को कहा कि फ़ौरी तौर पे जो कल्प्रिट पुलिस एहलकार हैं जो नाइट शिफ्ट में मौजूद थे सुपर हाईवे पर ड्यूटी देने के लिए, उनको सामने लाएं और उनको शनाख्त करवाया जाए। जैसा कि अभी शुएब मकसूद साहब ने बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने उसमें से एक को शनाख्त किया है। टोटल 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि थाने के जो SHO हैं उनको मुअत्तल किया गया है, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई हो रही है और इसके साथ साथ जो थाने के हेड मोरर हैं उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई हो रही है और उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इस सिलसिले में जो मुताल्लिका SSP हैं ज़िले के, उनका ये कहना है कि ये चारों पुलिस एहलकार हैं, इनके ऊपर ये जुर्म साबित होता है कि उन्होंने ये रिश्वत सतानी का वाक़या करा और उसके सबूत जब उनके सामने आ गए हैं तो इनको बरतरफ भी किया जा सकता है महकमा सिंध पुलिस से। इस वक्त उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई हो रही है और बाकायदा उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुएब बरनी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद है। सुहेब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक रवा बरस पंजाब में मजमूई तौर पर कम उम्र ड्राइवर्स के 99,764 चालान जबकि 7,353 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के 2,029 चालान जबकि 782 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ भी 9 रोज के दौरान 7,448 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पंजाब पुलिस की बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन के पेश नज़र पंजाब भर के लाइसेंस सेंटर पर शहरियों का लाइसेंस के हुसूल के लिए रश देखा जा रहा है। फैसलाबाद में क्रैकडाउन जारी है और इसी पर ही हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ शहरोज की बात। शहरोज, बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक जानब कम उम्र ड्राइवर्स और बग़ैर लाइसेंस वाले अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और बड़ी तादाद में ये क्रैकडाउन जारी है। हर जगह जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानब से नाके लगाए गए हैं और फौरी तौर पर उनका ना सिर्फ चलान किया जाता है बल्कि गाड़ियाँ भी बंद की जा रही हैं। तो इस पर जो दूसरी जानब लर्निंग सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर इस कदर रश हो गया है शहरियों का जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं, लर्नर बनवाने आ रहे हैं ताकि जो बाहर उनके चलान हो रहे हैं उससे बचा जा सके। लेकिन यहाँ जो लर्निंग सेंटर के अंदर मसाइल हैं वो ये हैं कि शहरियों को जो है वो घंटों इंतज़ार करना पड़ा है लर्निंग बनवाने के लिए और जिनके लर्नर बन चुके हैं वो टेस्ट देने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो उनको भी इसी तरह इंतज़ार करना पड़ता है और समटाइम उनको ये कह दिया जाता है कि सिस्टम बैठ के बाद में आ जाएँ। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त चाहिए ज़िला इंतज़ामिया को, ट्रैफिक पुलिस को कि अपने सिस्टम को जो बेहतर करे। अगर उन्होंने एक जानब कैंपेन शुरू की हुई है तो दूसरी जानब फौरी तौर पर लर्नर भी जारी किए जाएँ और लाइसेंस भी जारी किए जाएँ ताकि जो शहरी हैं उनके मसाइल कम हो सकें। जी ठीक है शहरोज इबाद, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम डस्का की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वहाँ के जो शहरी हैं वो लाइसेंस के हुसूल के लिए लाइसेंस सेंटर पहुँच रहे हैं। क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अमीन रजा मुगल से। अमीन, बताइएगा। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ होते ही जो है वो लोगों में अवेयरनेस है। लोगों ने अपने लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मरकज़ का रुख किया है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त खिदमत मरकज़ के इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या सर्विस दे रहे हैं और उनकी शिफ्ट जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक चलती है। लर्नर की तादाद तकरीबन 300 तादाद है डेली की और हमारे पास जो क्रेडिट सर्टिफिकेट हैं वो 50 से ऊपर बन जाते हैं और जो रीन्यू हैं वो हमारे पास तकरीबन 10 से 12 डेली के हैं
और हमारी इधर ड्राइविंग टेस्ट भी शुरू हो गया है। वो तकरीबन 10 से 12 जो है ना वो ड्राइविंग टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। बिल्कुल उनका यही कहना है कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस दीगर लाइसेंस जो रिन्यू है, इसके अलावा वो ड्राइविंग के टेस्ट के लिए भी इनके पास जो है ना वो सहूलियत मौजूद हैं और ये लोगों को जो है ना वो सुबह से लेकर रात गए तक ये सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। जी रज़ा मुगल हमारे साथ मौजूद थे और हमें डस्का की सूरत हाल बता रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का जो क्रैकडाउन जारी है वो कहां तक पहुंचा है। बात करते हैं हारून ताहिर से। हारून बताइएगा। शहर में भी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब तक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 572 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 1300 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और ऐसे में मुल्तान के शहरियों की जानिब से भी लाइसेंस के इजरा के लिए जो लाइसेंस सेंटर्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश मज़ीद बढ़ गया है। तो इस वक्त जो सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया है लर्निंग लाइसेंस की, वो हमारे साथ मौजूद है। सर हर तरह की सहूलत दी जा रही है, यहाँ पे लर्नर भी बनवाया जा रहा है, लाइसेंस का टेस्ट भी लिया जा रहा है, उसको जो है अकोमोडेट किया जा रहा है जितनी जल्दी हो सके, यानी कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। आज बिल्कुल कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी शहरियों का रुझान बढ़ गया है। ऐसे में सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि लाइसेंस के इजरा के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर तमाम तर शहरियों को लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस का जो है वो उसका हसूल यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है, हारून ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। हारून आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि कम उम्र ड्राइवर अफनान के हाथों 6 अफराद जो थे वो जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हमने देखा कि जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक हुई और उन्होंने फैसला किया कि अब अगर सड़कों पर कम उम्र ड्राइवर्स नज़र आएंगे तो उनके खिलाफ अमली तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उन्होंने भी लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए, जो कि एक अच्छी बात है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।